नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 29 अगस्त 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़ें। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। मनाली में देह व्यापार का भंडाफोड़, होटल कर्मचारी सहित पंजाब की महिला गिरफ्तार। जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में देह व्यापार के आरोप में मनाली पुलिस की टीम ने एक होटल के रिसेप्शनिस्ट और वेश्यावृत्ति करवाने के आरोप में पंजाब की एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है और दोनों आरोपियों को अब अदालत में पेश करने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। मनाली पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां पर कुछ होटलों में वेश्यावृत्ति का कारोबार किया जा रहा है। सूचना मिलने पर मनाली पुलिस की टीम के द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। मनाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें सूचना मिली कि हडिम्बा रोड में एक होटल में काम कर रहे एक कर्मी के द्वारा पंजाब की महिला के साथ मिलकर वेश्यावृत्ति का कारोबार चलाया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने होटल कर्मी को गिरफ्तार किया। वहीं होटल में ही यह कारोबार चलाने वाली पंजाब की महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अविनाश निवासी गुवाहाटी आनी जिला कुल्लू 21 व राजविंद्र कौर उर्फ जशप्रीत निवासी जयरामपुर पंजाब 25 साल को गिरफ्तार किया है और अब इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। महिला यहां पर पैसों के लालच में कुछ युवतियों से वेश्यावृत्ति का कारोबार करवा रही थी। समाचार नंबर 2। पूर्व प्रधान ने बंदूक से खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट बरामद। ग्राम पंचायत भैल के पूर्व प्रधान ने खुद को कारतूसी बंदूक से गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मंगलवार रात पूर्व प्रधान ने अपने घर में ही बंदूक से गले पर फायर कर दिया। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजनों के होश उड़ गए तथा आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। मौके पर देखा तो व्यक्ति के शरीर से खून बह रहा था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। पुलिस गोली चलाने के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस को तलाश के दौरान मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मृतक ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट पर लिखा है कि मैं मर्जी से यह कदम उठा रहा हूँ। इसके लिए परिवार का कोई सदस्य जिम्मेदार नहीं है। सुसाइड नोट को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक उपमंडल बड़सर के तहत भैल पंचायत के गांव अंबोटा तहसील भटवार के 52 वर्षीय विक्रम सिंह पुत्र कर्म सिंह ने मंगलवार रात को अपनी ही कारतूसी बंदूक से खुद को गोली मार दी। पुलिस द्वारा बीएनएसएस की धारा में मामला दर्ज किया गया है। विक्रम सिंह पूर्व में भैल पंचायत का प्रधान भी रह चुका था। वर्तमान में घर के पास एक दुकान करता था और साथ में बकरियों का कारोबार करता था। विक्रम सिंह अपने पीछे एक बेटी और पत्नी को छोड़ गया है। बड़सर पुलिस थाना के प्रभारी प्रवीण राणा ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने की है। समाचार नंबर 3। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, संस्थान खोलने से सरकारें रिपीट नहीं होती। प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि संस्थान खोलने से कभी कोई सरकार रिपीट नहीं होती है। उन्होंने विधानसभा सदन में कहा कि मंडी के भाजपा विधायक अनिल शर्मा पूर्व सरकार में यही कहते रहे कि उनके यहाँ पर कोई भी संस्थान नहीं खोला गया है। बावजूद इसके वह रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने आखिरी साल में 400 संस्थान खोले थे, मगर फिर भी वह सरकार रिपीट नहीं हो सकी। सदन में बुधवार को विधायक राकेश जम्वाल ने स्कूल बंद किए जाने का मुद्दा उठाया था, लेकिन इस पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई, जबकि सदन का हर विधायक खासकर विपक्ष के सभी विधायक इस पर बोलना चाहते थे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था दी है कि नियम 61 के तहत इस मामले को चर्चा के लिए लाया जा सकता है।
जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 20 साल पहले हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आई है वह प्रदेश के लिए चिंताजनक है। विपिन परमार की जगह राकेश जम्वाल ने पूछा सवाल। विधायक विपिन परमार की अनुपस्थिति में उनकी ओर से अधिकृत विधायक राकेश जम्वाल द्वारा पूछे सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में संस्थान बहुत खुल चुके हैं, जिन्हें अब सुदृढ़ करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच 50 नए डिग्री कॉलेज खुले। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि स्कूलों में छात्रों की कम संख्या का कारण सिंगल टीचर व कोई टीचर न होना है। टेट परीक्षा की फीस बढ़ी। सदन में विधायक सतपाल सिंह सत्ती के एक लिखित सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया है कि प्रदेश में टेट परीक्षाओं की फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। जुलाई 2013 में इस फीस में 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और अगस्त 2024 में अनारक्षित वर्ग के लिए 1200 रुपए शुल्क में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपए बढ़ाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कागज, प्रिंटिंग व अन्य मदों तथा यातायात आदि की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण इस फीस में बढ़ोतरी की गई है। समाचार नंबर 4। हिमाचल के राशन डिपो का सर्वे करेगी केंद्रीय टीम। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में मिल रहे राशन की गुणवत्ता को जांचने के लिए केंद्रीय कमेटी हिमाचल का दौरा कर रही है। यह कमेटी प्रदेश के सभी डिपो का सर्व करेगी। सर्व के दौरान यह देखा जाएगा कि जो राशन लोगों को दिया जा रहा है वह पोषक तत्वों से लैस है या नहीं। इसके अलावा यह भी जांचा जाएगा कि राशन कार्ड उपभोक्ताओं को समय पर राशन का वितरण हो पा रहा है या नहीं। गौर हो कि कई बार डिपो के राशन में दालों, आटा व अन्य खाद्य पदार्थों में कई कमियां पाई गई हैं। खासकर पिछले दिनों चावल में प्लास्टिक जमा चावल के दाने सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। लोगों ने आरोप लगाया था कि 2 दर्जे के चावल उन्हें दिए जा रहे हैं। इस सभी बातों का संज्ञान लेने के बाद केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से स्पेशल टीम हिमाचल भेजी गई है। इसके अलावा यह टीम लोगों से भी बातचीत कर जानकारी हासिल करेगी कि वह डिपो से मिलने वाले राशन से कितने संतुष्ट हैं। इस कमेटी के दौरे की खास बात यह है कि यह दल सर्वे के साथ साथ लोगों की आपत्तियों को भी दर्ज करेगा, जिससे आने वाले समय में राशन वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत और सरल किया जा सके। HDM प्रदेश के 17 लाख राशन कार्ड धारक। हिमाचल प्रदेश के करीब 17 लाख राशन कार्ड धारकों को किफायती दरों पर राशन डिपो के माध्यम से राशन दिया जाता है। इसमें 3 दालें, तेल, आटा व चावल शामिल हैं। इनमें से कुछ लोगों को BPL व अंत्योदय के तहत सस्ती दरों पर राशन दिया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से भी ऐसे वर्गों के लिए विशेष रूप से राशन भेजा जाता है। उपभोक्ताओं को समय पर मिल रहा राशन। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह का कहना है कि केंद्र की एक टीम डिपो में मिलने वाले राशन का सर्व करने के लिए पहुंच रही है। उम्मीद है जल्द ही जिला कांगड़ा व चंबा में यह टीम पहुंच जाएगी। मौजूदा समय में जिला कांगड़ा व चंबा के डिपो में सभी उपभोक्ताओं को समय पर राशन मुहैया करवाया जा रहा है। समाचार नंबर 5। पति पत्नी की लड़ाई में साड़ू की मौत तक, आरोपी मौके से फरार। उपमंडल गगरेट के मवा कोगला गांव में बिहार के मजदूरों में हुई आपसी लड़ाई में एक मजदूर के सिर पर डंडा लग जाने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद हत्यारोपी घटनास्थल से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है, जबकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गगरेट पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गगरेट के मवा सिंधिया गांव में बिहार के सारण जिला की 3 सगी बहनें अपने पतियों व परिवार के साथ मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ रहती हैं। बुधवार को इनके पति मजदूरी के लिए सुबह घर से निकले और दोपहर को खाना खाने के लिए घर आ गए। यहाँ आकर एक मजदूर छठू महतो ने शराब का सेवन कर लिया और किसी बात पर उसकी पत्नी के साथ बहस हो गई, जिस पर छठू महतो इतने गुस्से में आ गया कि उसने अपनी पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। यह देखकर उसका साड़ू अपनी साली को बचाने के लिए बीच में कूद गया और साड़ू शत्रुघ्न व छठू महतो आपस में फंस गए। इसी बीच छठू महतो ने शत्रुघ्न के सिर पर भी डंडे का जोरदार प्रहार कर दिया। इसके चलते शत्रुघ्न बुरी तरह से लहूलुहान होकर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह देखकर छठू महतो मौके से फरार हो गया। शत्रुघ्न को दौलतपुर चौक अस्पताल पहुंचाया गया।
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने छठू महतो की तलाश शुरू कर दी है। मृतक के 3 बच्चे हैं, जबकि आरोपी छठू महतो के भी 3 बच्चे हैं। डीएसपी डा वसुधा सूद ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने मामले के आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। समाचार नंबर 6। अरुणाचल में 5 प्रोजेक्ट बनाएगा एसजेवीएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को राज्य निकायों एवं सीपीएसए के मध्य संयुक्त उद्यम सहयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकासार्थ इक्विटी भागीदारी हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। एसजेवीएन ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम मोड के माध्यम से राज्य में 5097 मेगावाट की 5 रन ऑफ दी रिवर योजना की जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ये परियोजनाएं 3097 मेगावाट की एटालिन, 680 मेगावाट की अटुली, 500 मेगावाट की एमिनी, 420 मेगावाट की अमुलिन और 400 मेगावाट की न्यूमरल जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इन 5 परियोजनाओं में से एटालिन और अटुली जल विद्युत परियोजनाएं मंजूरी के अग्रिम चरणों में हैं। इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण में लगभग 44,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश शामिल होगा और इससे प्रतिवर्ष लगभग 15,787 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस योजना का परिव्यय 4,136 करोड़ है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024 से 25 से वित्तीय वर्ष 2031 से 32 तक व्यय किया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 15,000 मेगावाट की संचयी जल विद्युत क्षमता का समर्थन किया जाएगा। इस योजना को विद्युत मंत्रालय के कुल परिव्यय से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% बजटीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। इस योजना में एक केंद्रीय पीएसयू की समस्त परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का प्रावधान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकार के इक्विटी हिस्से के लिए अनुदान की परियोजना इक्विटी के 24% तक सीमित होगा, जो प्रत्येक परियोजना को अधिकतम 750 करोड़ होगा। यदि आवश्यक हुआ तो प्रत्येक परियोजना के लिए 750 करोड़ की सीमा पर मामला दर मामला आधार पर पुनर्विचार किया जाएगा। संयुक्त उद्यम में सीपीएसयू और सरकार की इक्विटी का अनुपात अनुदान के वितरण के समय बनाए रखा जाएगा। समाचार नंबर 7। कोलकाता रेप मर्डर प्रकरण, अब मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगी पुलिस चौकी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मामले में संज्ञान लेते हुए अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बंदोबस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर सहित हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों को सुरक्षित बनाने के निर्देश जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव CS व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP को लिखा पत्र लिख सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके तहत अब अस्पतालों में पुलिस चौकी, सुरक्षा 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम, CCTV कैमरे, लाइट्स का बंदोबस्त, हेल्थ वर्कर्स के आवाजाही के स्थान को सुरक्षित करने, स्वास्थ्य प्रशासन व पुलिस संघ सुरक्षा कमेटी गठित करने, स्वास्थ्य संस्थानों में हेल्थ वर्कर्स संग किए जाने वाले अपराध की धाराएं सहित सभी जरूरी बंदोबस्त करने अनिवार्य होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के मद्देनजर एम्स सहित सभी अस्पतालों को पत्र लिखा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव व DGP को मिले पत्र के तहत उनकी ओर से राज्य भर के सभी मेडिकल कॉलेजों को सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य संस्थानों में महत्वपूर्ण स्थलों में हिंदी और इंग्लिश में हेल्थ केयर वर्कर्स व स्वास्थ्य संस्थान में किसी भी अप्रिय घटना के संदर्भ में कानून की धाराएं, जुर्माना व सजा को बोर्ड के माध्यम से दर्शाना होगा। अस्पताल में प्रवेश व निकासी द्वार पर CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि आने जाने वाले सभी लोगों की तस्वीरों को कैमरों में कैद किया जा सके। अगर कोई अप्रिय घटना कैद होती है तो अपराधी को तुरंत पकड़े में मदद मिले। अस्पताल सुरक्षा कमेटी का गठन किए जाने, जिसमें वरिष्ठ डॉक्टरों संग प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल करने, ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर वहां CCTV लगाने, हेल्थ वर्कर्स की आवाजाही के रास्ते को सुरक्षित बनाने, अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी का प्रावधान व पुलिस सहायता नंबर, तामीरदारों की संख्या निर्धारित करने व पास सिस्टम सहित 24 घंटे चलने वाला सिक्योरिटी रूम होना भी अनिवार्य किया है। HDM
सभी जिलों के सीएमओ को जल्द कदम उठाने के निर्देश। सीएस व डीजीपी की ओर से सभी तथ्यों को लेकर प्रदेश के सभी 12 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ व अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एमएस से इस संबंध में जल्द से जल्द उचित कदम उठाने सहित रिपोर्ट जमा करवाने को कहा गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा राजेश गुलेरी ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जाने के लिए दिशा निर्देश मिले हैं। इस संबंध में सभी संस्थानों को उचित कदम उठाने को कहा गया है, जिसकी रिपोर्ट भी अस्पतालों को भेजनी होगी। समाचार नंबर 8। मानसून से नुकसान पर विधानसभा में घमासान। 7 लाख का वादा, टीम की मदद। विधायक विनोद कुमार ने कहा कि जहां नुकसान हुआ वहां सरकार गंभीरता से विचार करे। जब से नई सरकार बनी है तब से आपदा बढ़ गई है। 7 लाख रुपए की मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रभावित परिवारों को 3-3 लाख रुपए की ही मदद की गई है। बहुत से लोगों ने बैंक से लोन लेकर घर बना लिए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें दूसरी किस्त नहीं दी गई है। जमीन भी नहीं मिल पाई है। सेम सीजन में सरकार ने दी राहत। सीपीएस मोहनलाल गागता ने कहा कि पिछले साल आपदा से भयंकर नुकसान हुआ। सरकार ने इसके बावजूद युद्धस्तर पर काम किया और 48 घंटे में सड़कें बहाल कर दी थी। सेम सीजन में बड़ी राहत मिली। 15 अगस्त तक सभी सड़कों को खोलने के आदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए थे। इसका लाभ सेब कारोबारियों को हुआ। पूरे सीजन में सप्लाई प्रभावित नहीं हुई है। बद्दीनालागढ़ में बने फ्लाईओवर। सीपीएस रामकुमार ने कहा कि कसौली डिवीजन की 18 करोड़ की देनदारी है। सड़क निर्माण के लिए पैसे मुहैया करवाए जाए। जो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 7 लाख रुपए दिए जाए और जिनकी जमीन गई है उनके लिए नई जगह मुहैया करवाई जाए। नेशनल हाईवे पर ड्रेनेज नहीं है, इससे पानी फंस रहा है। बद्दी से नालागढ़ तक फ्लाईओवर बनाया जाए। बरसात से पहले एक्शन प्लान नहीं। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि इस साल भी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। आपदा में जो पैकेज की घोषणा की गई थी, वास्तविकता में यह पैकेज नहीं मिला है। राज्य सरकार ने देश या विदेश से विशेषज्ञ की कोई मीटिंग नहीं की। पिछले साल की आपदा में 500 और इस बार 70 लोगों की जान जा चुकी है। बरसात आने से पहले न तो एक्शन प्लान बना और न ही किसी कमेटी का गठन किया गया। सरकार को आत्मचिंतन की जरूरत है। मदद से हाथ पीछे खींच रहा केंद्र। विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि पिछले साल आपदा के समय सेब सीजन चल रहा था, लेकिन राज्य सरकार के प्रयास से सेब बाजार तक पहुंचा। केंद्र से हिमाचल को कोई मदद नहीं मिल सकती। केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे मदद में जोड़े जाते हैं। बरसात में जो सड़कें प्रभावित हुई हैं, वे भाजपा के समय बनी थी। केंद्र के बजट में हिमाचल का जिक्र तो आया, लेकिन मदद कैसे मिलेगी यह तय नहीं किया गया। बर्फबारी वाले इलाकों में रोड बने। विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आने के बाद चौपाल में सड़कें बनी। पीडब्ल्यूडी की सड़कों का मलबा नालों में फेंका गया। पीडब्ल्यूडी की सड़क में बिना स्लैब कोई कलवर्ट न बने। स्नो बांड एरिया में सड़क निर्माण की व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। जेसीबी से बर्फ नहीं हटाई जा सकती है, लेकिन बुलडोजर से बर्फ हटानी पड़ती है। ऐसे में सड़क की सतह का मजबूत होना जरूरी है। लोगों को सुरक्षित घर चाहिए। विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि पुनर्वास के लिए जिन लोगों को जमीन नहीं मिल पा रही है उनके लिए कदम उठाने की जरूरत है। आपदा प्रभावितों को मॉड्यूलर घर बनाकर लोगों को देने की जरूरत है। इसके अलावा सेफ हाउस बनाने की जरूरत है ताकि आपदा के समय लोगों को ठहराने का प्रबंध किया जा सके। गढ़हर से गुनाई रोड में महज 13 पेड़ कटने हैं। इस सड़क को आपदा प्रबंधन के तहत बनाया जाना जरूरी है। बहाल नहीं हुई बंद सड़कें। सदन में चर्चा के दौरान विधायक दलीप सिंह ने कहा कि पिछले साल की आपदा में बंद सड़कें आज तक बहाल नहीं हो पाई हैं। 1 साल से बसें नहीं चल रही हैं। सरकाघाट में शिवा प्रोजेक्ट के तहत अनार और अन्य पौधे लगे हैं। यहाँ श्रीखंड की वजह से भूमि कटाव हो रहा है। अब गांव को खतरा बन गया है। सिंचाई योजना में नुकसान की भरपाई के लिए प्रयास करने की जरूरत है। प्रभावित पंचायतों में भेदभाव हुआ है। केंद्र सरकार से मदद नहीं मिली। सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा कि आपदा में राज्य सरकार ने राहत के लिए कदम उठाए। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर चर्चा के दौरान विपक्ष पीछे हटा था।
सरकार का साथ नहीं दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा के दौरान खुद राहत कार्यों की मॉनिटरिंग की और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई। ग्रामीण इलाकों में निर्माण को नियोजित करने की जरूरत है। केंद्र सरकार से कोई राहत राशि नहीं मिली है। प्रभावितों को जमीन दे सरकार। विधायक नंदलाल ने कहा कि बादल फटने की घटना से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रामपुर में बादल फटने की घटना से भारी नुकसान हुआ है। हादसे के बाद लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। बागीचों में भारी नुकसान पहुंचा। राज्य सरकार ने 7 लाख रुपए का प्रबंध मकान बनाने का फैसला किया है, लेकिन जिन लोगों के पास जमीन नहीं बची है उनके लिए सुरक्षित जगह मुहैया करवाई जाए। खड्डों की चैनलाइजेशन करे सरकार। विधायक बाबा हरदीप सिंह पिछले साल आई बरसात में नालागढ़ में भारी नुकसान हुआ था। 36 परिवारों को राज्य सरकार ने राहत दी। अब मकानों के नुकसान का आंकड़ा बढ़ गया है। अब दोबारा से सर्वे किया जाए और लोगों को राहत दी जाए। सभी खड्डों पर चैनलाइजेशन की जरूरत है ताकि लोगों को राहत मिल सके। ITH विभाग योजना तैयार करे। दभोटा में पुल बह गया है। इस पुल की भरपाई नहीं हो पाई। जोगिंद्रनगर में सड़कें बंधा। विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि जोगिंद्रनगर के सड़कें बंधा हैं। जगह-जगह सड़कें बह गई हैं और लोगों को आवाजाही में मुश्किल पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे नालियां बनाने के लिए 7.5 करोड़ रुपए की धनराशि का भी दुरुपयोग हुआ है। अब आलम यह है कि सड़क पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और सड़क के बीचों बीच नालियां बन गई हैं। समाचार नंबर 9। टीएमसी ने 2 किडनी ट्रांसप्लांट कर रचा इतिहास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में 2 नए किडनी प्रत्यारोपण किए। दोनों मरीज बिल्कुल स्वस्थ हैं। बड़े हर्ष व गर्व की बात है कि टांडा अस्पताल के किडनी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने किडनी के 2 नए सफल ऑपरेशन कर इतिहास रचते हुए इसी कड़ी में एक कदम और बढ़ा दिया। इससे पहले 18 जून को अंकिता कोटला चिंतपूर्णी तथा हरदीप खेरिया निवासी नूरपुर का भी सफल ऑपरेशन किया गया है। बता दें कि टीएमसी के नेफ्रोलॉजी विभाग के HOD विशेषज्ञ डॉ अभिनव राणा, गुर्दा प्रत्यारोपण सर्जनों की ऑपरेटिंग टीम में डॉ आशीष शर्मा, डॉ अमित शर्मा ने प्रधानाचार्य डॉ मिलाप शर्मा के सहयोग तथा निर्देशन में रिनल ट्रांसप्लांट की नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। इससे पहले टांडा अस्पताल में कभी मशीनरी या कभी डॉक्टरों की कमी का ही बहाना किया जाता था, परंतु दृढ़ निश्चय की बदौलत आज नेफ्रोलॉजी विभाग की टीम ने मुश्किल व जटिल कार्य को संभव कर दिखाया है, जिसका नतीजा गरीब मरीजों को घरद्वार बड़ी सुविधा प्रदान कर रहा है। अन्यथा इससे पहले मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए प्रदेश के बाहरी अस्पतालों का रुख करना पड़ता था, जिससे गरीब मरीजों का पैसा और समय दोनों बर्बाद होते थे। प्रदेश के 6 जिलों चंबा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और 15 लाख की आबादी वाले सबसे बड़े जिला कांगड़ा के मरीजों को भी सुविधा का लाभ मिल रहा है। टांडा अस्पताल के किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर पिछले काफी समय से इस ओर प्रयासरत थे। गुर्दा ट्रांसप्लांट ऑपरेशन की तैयारी गहनता से कर रही थी, जिसे पूर्ण कर लिया है। समाचार नंबर 10। शिक्षा बोर्ड में नामित होंगे 3 सदस्य। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन प्राइवेट मेंबर डे होगा। इस दिन विधायक अपने संकल्प सदन में पेश करेंगे और उन पर चर्चा की जाएगी। विधायकों की ओर से 4 संकल्प लाए जा रहे हैं। इनमें डॉ जनकराज व सुखराम चौधरी की तरफ से जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर वन महोत्सव के माध्यम से पौधारोपण तथा कार्बन क्रेडिट पर सदन नीति बनने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा जीत राम कटवाल की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितीकरण करने हेतु नीति बनाने पर विचार करने को संकल्प रखा जाएगा। राकेश जम्वाल BBMP द्वारा निर्मित व संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के निवारण हेतु सदन में नीति बनाने पर संकल्प लाएंगे। साथ ही जीतराम कटवाल का भारतीय प्रजातंत्र व कल्याणकारी राज्य में चिन्हित संवैधानिक प्रावधानों के तहत सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा विषमताओं के निवारण बारे नीति बनाने के लिए संकल्प पेश करेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुराने संकल्पों पर हुई कार्रवाई की जानकारी देंगे। वहीं सदन में स्कूल शिक्षा बोर्ड में विधानसभा के 3 सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर रखेंगे। वहीं सेरोगेसी बोर्ड में भी 3 महिला विधायकों को स्थान दिया जाना है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि कौन विधायक इन दोनों में नामित होंगे। हम अपनी
अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।